एक ऐसी दुनिया जहां निंजा सिर्फ लड़ते नहीं बल्कि अपनी कहानियां छोड़ जाते हैं, जहां हर चीख के पीछे दर्द छुपा है और हर खामोशी एक अधूरा युद्ध बयान करती है। क्या हो अगर इतिहास थोड़ा अलग होता? क्या हो अगर नारुतो की किस्मत बदल जाती? यहाँ हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो एनीमे ने कभी नहीं दिखाए। स्वागत है आपका नारुतो हिंदी वर्ज में, जहां हर व्हाट इफ एक नई दुनिया रचता है और हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल से महसूस की जाती है। कहानी शुरू होती है उस रात से जब क्यूबी के हमले के बाद कोनोहा खून, आग और चीखों से भरा हुआ था। मिनाटो और कुशना की कुर्बानी के बाद जब तीसरे होकागे ने उस बच्चे को गोद में लिया जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि एक अजीब सी खालीपन थी। उसी रात समय और मृत्यु की सीमा के पार कहीं एक आत्मा जाग उठी। वह आत्मा थी पहले होकागे सेंजू हाशिरामा की, जो शांति से परलोक में विश्राम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि इंद्र और अशुरा के चक्र का संतुलन एक बार फिर डगमगाने वाला है, उनकी चेतना कांप उठी। उन्हें महसूस हुआ कि यह बच्चा केवल क्यूबी का जिंचुरिकी नहीं बल्कि अशुरा की इच्छा का अगला पात्र है। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थीं, क्योंकि यह बच्चा नफरत में पलेगा, अकेलेपन में जलेगा और अगर सही समय पर हाथ न बढ़ाया गया तो वही नफरत पूरी दुनिया को फिर युद्ध की आग में झोंक देगी। उसी पल हाशिरामा ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज तक किसी मृत होकागे ने नहीं लिया था। उन्होंने अपने चक्र और आत्मा के एक हिस्से को संसार से बांध दिया और उस बच्चे से जोड़ दिया जिसे लोग नारुतो उजुमकी कहकर बुलाएंगे। साल बीतते गए, नारुतो गांव में सबसे ज्यादा नफरत झेलने वाला बच्चा बन गया। हर दुकान बंद, हर नजर तिरस्कार से भरी। लेकिन जब भी वह रात में रोते रोते सोता, उसके सपनों में एक हरा जंगल उगाता, विशाल पेड़, बहती नदियां और एक हंसता हुआ इंसान जो कहता, रो मत बच्चे, जड़ें जितनी गहरी हों पेड़ उतना ऊंचा उठता है। नारुतो समझ नहीं पाता था कि यह आदमी कौन है, लेकिन उसके सपनों के बाद उसका दिल थोड़ा हल्का जरूर हो जाता। 6 साल की उम्र में जब नारुतो अकादमी में सबसे ज्यादा फेल होने वाला बच्चा बना, उसी रात उसके सपने पहली बार बदले। वह खुद को एक असीम जंगल के बीच खड़ा पाता है और सामने वही आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आवाज गंभीर थी। अगर तुम ताकत चाहते हो तो रोना छोड़ो और सुनना सीखो। नारुतो डरते हुए पूछता है कि आप कौन हैं? और वह आदमी मुस्कुराकर कहता है, मैं वह हूँ जिसने इस दुनिया को शांति का सपना दिखाया था और वही हूँ जिसने उसे टूटते देखा। यहीं से नारुतो का असली प्रशिक्षण शुरू होता है। कोई स्क्रॉल नहीं, कोई जुत्सु नहीं, सबसे पहले उसे सिखाया जाता है चक्र को महसूस करना, पेड़ों की सांसें सुनना, जमीन की धड़कन समझना। नारुतो जो हमेशा क्यूबी के उग्र चक्र से भरा रहता था, पहली बार सीखता है कि चक्र को दबाना भी ताकत होती है। सपनों के उस संसार में हाशिरामा उसे बताते हैं कि असली शक्ति नफरत से नहीं बल्कि दूसरों को बचाने की जिद से जन्म लेती है। हफ्तों नहीं बल्कि सालों तक हर रात ये प्रशिक्षण चलता है। बाहर की दुनिया में नारुतो वही शरारती और बेवकूफ बच्चा लगता है, लेकिन उसके भीतर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। वह अकादमी के पेड़ों के पास बैठकर चुपचाप चक्र को बहते हुए महसूस करता है। इरुका को भी अजीब लगने लगता है कि यह बच्चा अब पहले से ज्यादा शांत क्यों है। 12 साल की उम्र में जब मिजुकी की घटना होती है और नारुतो स्क्रॉल लेकर जंगल में भागता है, उसी जंगल में पहली बार सपनों और हकीकत की सीमा टूटती है। क्यूबी की चक्र लहर उठती है और उसी पल जमीन से लकड़ी की बेलें निकलकर उसे बांध लेती हैं। नारुतो डर जाता है, लेकिन वही आवाज गूंजती है, डरो मत, नियंत्रण खोना हार है। और उसी क्षण नारुतो अनजाने में क्यूबी के चक्र को दबा देता है। हाशिरामा की आत्मा पहली बार पूरी तरह जागती है और नारुतो को बताती है कि वह अकेला नहीं है। परीक्षा के बाद जब नारुतो पास होता है तो उसकी खुशी शोर में नहीं बल्कि भीतर की शांति में होती है। टीम साथ बनती है। काकाशी को पहले ही मिशन में महसूस हो जाता है कि इस बच्चे का चक्र अजीब है, यह उग्र है लेकिन अनुशासित भी। वेव मिशन के दौरान जब हाकू जाबुजा के सामने खड़ा होता है तो नारुतो का गुस्सा नहीं फूटता बल्कि उसकी आंखों में एक ठंडी दृढ़ता होती है। वह पेड़ों के सहारे खड़ा रहकर पहली बार लकड़ी को अपने चक्र से प्रतिक्रिया करते हुए महसूस करता है। हालांकि वह मोकुटोन नहीं चला पाता, लेकिन जमीन उसका साथ देने लगती है। हाकू की मौत के बाद नारुतो रोता है, लेकिन वह रोना नफरत का नहीं बल्कि समझ का होता है। चूनिन परीक्षा में यह नारुतो सबको चौंका देता है। नेजी के सामने वह भाग्य पर भाषण नहीं देता बल्कि शांत स्वर में कहता है कि पेड़ की शाखाएं टूट सकती है लेकिन जड़ें नहीं। और लड़ाई के दौरान वह जमीन की सहायता से अपने शरीर को स्थिर रखता है। क्यूबी का चक्र फूटने से पहले ही वो उसे थाम लेता है। तीसरे चरण के बाद ओराचिमारू दूर से ये देखता है और पहली बार उसे डर लगता है, क्योंकि यह बच्चा मिनाटो जैसा तेज नहीं बल्कि हाशिरामा जैसा स्थिर है। कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है उस रास्ते की जहां नारुतो न केवल एक निंजा बल्कि उस शांति का वारिस बनने वाला है जिसे पहले होकागे अधूरा छोड़ गए थे। और आने वाले समय में जब अकात्सुकी, मदारा और स्वयं युद्ध की छाया उठेगी, तब यही प्रशिक्षण दुनिया का भाग्य बदलने वाला होगा। चूनिन परीक्षा के बाद कोनोहा में जो सन्नाटा था वह शांति का नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी था। नारुतो बाहर से अब भी वही बेवकूफ सा दिखता था, लेकिन उसके भीतर हर रात हाशिरामा का प्रशिक्षण गहराता जा रहा था। अब सपनों का जंगल और भी विशाल हो चुका था। पेड़ों की ऊंचाई आसमान को छूने लगी थी और हाशिरामा अब केवल बातें नहीं करते थे बल्कि नारुतो को उस जंगल में चलना, गिरना और फिर खड़ा होना सिखा रहे थे। मोकुटोन कोई जुत्सु नहीं है, हाशिरामा कहते, ये समझ है कि जीवन कैसे आगे बढ़ता है।
नारुतो पहली बार समझता है कि ताकत का मतलब केवल दुश्मन को हराना नहीं बल्कि अपने भीतर के राक्षस को बांध कर रखना है। इसी दौरान जिराया को इस बच्चे में अजीब बदलाव दिखने लगता है। उसकी चक्र लहरें अब अनियमित नहीं बल्कि गहरी और स्थिर थीं। प्रशिक्षण के दौरान जब नारुतो पानी पर खड़ा होता है तो आसपास की घास अपने आप हिलने लगती है। जिराया मजाक में कहता है कि शायद मेढक अब पेड़ बनना चाहते हैं, लेकिन उसके भीतर एक चिंता जन्म ले चुकी होती है। वहीं अकात्सुकी में पेन को रिपोर्ट मिलती है कि कोनोहा का जिंचुरिकी अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी उपस्थिति से प्रकृति प्रतिक्रिया देने लगी है। ये सुनकर ओबितो चुप हो जाता है क्योंकि उसे उस चक्र की याद आती है जिसे उसने कभी मदारा के साथ महसूस किया था। इधर जंगल में एक रात नारुतो का प्रशिक्षण चरम पर पहुंचता है जब पहली बार उसका गुस्सा क्यूबी को उकसाता है। लाल चक्र फूटने ही वाला होता है, लेकिन उसी क्षण हाशिरामा अपना पूरा ध्यान लगाते हैं और नारुतो को दिखाते हैं कि कैसे क्यूबी की नफरत को जड़ों की तरह बांधा जाता है। नारुतो चीखता नहीं, लड़ता नहीं, बस सांस लेता है और जमीन पर हाथ रख देता है। उसी पल एक छोटी सी लकड़ी की शाखा उसकी हथेली से बाहर निकलती है। यह न तो हमला करती है और न रक्षा, बस वहां होती है। और यही क्षण हाशिरामा मुस्कुराकर कहते हैं, यही मोकुटोन की शुरुआत है। अगले ही दिन बाहर की दुनिया में नारुतो बीमार पड़ जाता है। जिराया घबरा जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि भीतर नारुतो का शरीर उस विरासत को स्वीकार कर रहा है जो सदियों से किसी ने नहीं संभाली। कुछ हफ्तों बाद जब इटाची और किसामे कोनोहा आते हैं तो पहली बार गांव की दीवारों के पेड़ बिना हवा के हिलने लगते हैं। इटाची रुक जाता है, उसकी आंखें संकरी हो जाती हैं और वह समझ जाता है कि यह साधारण सुरक्षा नहीं है। नारुतो उनसे सीधा नहीं टकराता, लेकिन उसकी मौजूदगी ही चेतावनी बन जाती है। अकात्सुकी पीछे हटती है और यह खबर फैल जाती है कि पहला होकागे मानो फिर से सांस ले रहा हो। इसी बीच सारुतोबी की मौत के बाद गांव डगमगाता है और सुनादे को बुलाया जाता है। जब वह नारुतो से मिलती है तो उसे अपनी दादी की नहीं बल्कि अपने दादा की झलक दिखती है। वो उसे थप्पड़ नहीं मारती बल्कि चुपचाप उसका चक्र महसूस करती है और फुसफुसाती है, यह असंभव है। जिराया और सुनादे के बीच तनाव बढ़ता है क्योंकि दोनों समझ जाते हैं कि यह बच्चा अब केवल जिंचुरिकी नहीं बल्कि एक प्रतीक बनता जा रहा है। प्रशिक्षण तेज होता है। रसेगन सीखते समय नारुतो उसमें हवा नहीं बल्कि जीवन की धड़कन मिलाने लगता है। उसका रसेगन घूमता नहीं बल्कि दबाव बनाता है, जैसे जमीन किसी चीज को थाम रही हो। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अकात्सुकी अब इंतजार नहीं करना चाहती और शिपुडेन की शुरुआत से पहले ही युद्ध की छाया गहराने लगती है। और नारुतो अब केवल भविष्य का नायक नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी पहेली बन चुका होता है, एक ऐसा पेड़ जिसकी छाया पूरी दुनिया पर पड़ने वाली है। समय आगे बढ़ता है और कोनोहा की हवा में अब एक अनकहा डर और उम्मीद दोनों तैरने लगते हैं। नारुतो बाहर से अब भी हंसता, चिल्लाता और बेवकूफ़ी करता दिखता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तो उसकी सांसें गहरी और स्थिर हो जाती हैं, जैसे कोई पुराना पेड़ आंधी से पहले खुद को जमीन में और गहराई तक बांध ले। जिराया के साथ प्रशिक्षण के दौरान जब वह सेज मोड की ओर बढ़ता है तो मेढक उसे बताते हैं कि यह लड़का प्रकृति से बात नहीं करता बल्कि प्रकृति उसे पहचानती है। ध्यान के समय उसकी त्वचा पर हल्की लकड़ी जैसी बनावट उभरने लगती है जिसे वह तुरंत दबा लेता है, क्योंकि हाशिरामा ने सिखाया है कि शक्ति दिखाना नहीं बल्कि संभालना सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इसी दौरान अकात्सुकी की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। गारा पर हमला होता है और जब उसकी मौत की खबर नारुतो तक पहुंचती है तो पहली बार उसका संयम टूटता है। भीतर क्यूबी गरजता है, धरती कांपती है और सपनों के जंगल में हाशिरामा नारुतो के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम गुस्से में जड़ें उखाड़ोगे तो सिर्फ विनाश बचेगा। नारुतो रोता है, घुटनों के बल गिरता है और अपने हाथ जमीन पर रख देता है। उसी क्षण उसके चारों ओर लकड़ी की बेलें उगती हैं, लेकिन वे हमला नहीं करती, वे उसे थाम लेती हैं, जैसे धरती खुद उसे संभाल रही हो। यही वो पल होता है जब नारुतो पहली बार समझता है कि शोक को भी ताकत में बदला जा सकता है। गारा को बचाने के बाद पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिक जाती हैं। साई, यामाटो और काकाशी सब महसूस करते हैं कि यह लड़का अब मिशन के बाद थकता नहीं बल्कि और स्थिर होता जा रहा है। यामाटो के भीतर डर और राहत दोनों जन्म लेते हैं, क्योंकि वह जानता है कि जो मोकुटोन उसने सीखा था वह नकल था, लेकिन नारुतो का मोकुटोन स्वाभाविक है। ओराचिमारू दूर से ये सब देखता है और पहली बार उसे अपनी सीमाएं दिखती हैं। सासुके से मुलाकात के समय नारुतो चीखता नहीं, भागता नहीं, बस शांत आंखों से उसे देखता है और कहता है, अगर तुम अंधेरे में जड़ें जमाओगे तो रोशनी में कभी नहीं बढ़ पाओगे। ये शब्द सासुके के भीतर हलचल पैदा कर देते हैं, लेकिन वह फिर भी चला जाता है। युद्ध की आहट तेज होती जाती है। पेन कोनोहा पर हमला करता है और जब गांव टूटने लगता है तो नारुतो मैदान में उतरता है। इस बार वह अकेला नहीं आता, उसके कदम पड़ते ही जमीन से विशाल लकड़ी के स्तंभ उगते हैं। वे गांव को ढाल की तरह घेर लेते हैं। ये पूर्ण मोकुटोन नहीं है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि देवता कहलाने वाले पेन को भी रुकना पड़ता है। नारुतो लड़ता नहीं, वह आगे बढ़ता है। हर वार के साथ वह केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण करता है। टूटे घरों की जगह लकड़ी की संरचनाएं उगने लगती हैं, और जब लड़ाई खत्म होती है तो कोनोहा खंडहर नहीं बल्कि एक जीवित जंगल जैसा दिखता है। उसी क्षण नारुतो के भीतर हाशिरामा की आवाज आखिरी बार गूंजती है,
अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, अब तुम ही मेरी इच्छा हो, और आत्मा शांति से विलीन हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चौथा महान निंजा युद्ध सामने खड़ा है। मदारा की छाया उठ रही है और अब दुनिया को ऐसे नायक की जरूरत है जो युद्ध जीते नहीं बल्कि उसे उगने ही न दे। और वही नायक है वो लड़का जिसने नफरत में नहीं बल्कि जड़ों में ताकत खोजी। चौथे महान निंजा युद्ध की घोषणा के साथ ही पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। पांचों महान गांव पहली बार डर से नहीं बल्कि मजबूरी से एक साथ आते हैं, और इस गठबंधन के केंद्र में अब वो लड़का खड़ा है जिसे कभी गांव का बोझ समझा जाता था। नारुतो उज़ुमकी अब केवल सैनिक नहीं बल्कि संतुलन बन चुका है। युद्धभूमि पर जब ज़ेत्सु की सेनाएं फैलती हैं तो नारुतो आगे बढ़ता है। उसके कदम पड़ते ही बंजर जमीन हरियाली से भरने लगती है। लकड़ी की दीवारें उगकर सैनिकों को ढाल देती हैं, घायल निंजाओं को बैलें थाम लेती हैं। ये युद्ध पहली बार केवल मारने का नहीं बल्कि बचाने का बन जाता है। एलाइड शिनोबी फोर्स पहली बार महसूस करती है कि वे अकेले नहीं हैं। हर मोर्चे पर जमीन उनका साथ दे रही है। मदारा के पुनर्जीवित होते ही आसमान भारी हो जाता है। उसकी हंसी गूंजती है जब वह कहता है कि तुम भी हाशिरामा बनने का नाटक कर रहे हो। लेकिन नारुतो मुस्कुराता नहीं, वह बस शांत स्वर में जवाब देता है, मैं नकल नहीं हूँ, मैं अगली शाखा हूँ। और जब दोनों की शक्तियां टकराती हैं तो धरती फटती नहीं बल्कि सहन करती है। मदारा का सुसानो नारुतो की लकड़ी से बनी विशाल संरचनाओं से टकराता है। यह वही मोकुटो नहीं जो इतिहास में दर्ज था बल्कि उससे भी अलग। उसमें क्यूबी की ऊर्जा नहीं बल्कि नियंत्रित जीवन शक्ति बह रही होती है। ओबितो जब ये सब देखता है तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है, क्योंकि यह नारुतो उसके अतीत की गलती को आईना दिखा रहा होता है। युद्ध के बीच जब 10 पूंछ जागता है और आसमान अंधेरा हो जाता है तब नारुतो पहली बार पूरी तरह क्यूबी से बात करता है। कोई धमकी नहीं, कोई सौदा नहीं, वह बस कहता है, अगर हम जले तो सब जलेंगे, लेकिन अगर हम खड़े रहे तो दुनिया बचेगी। और क्यूबी पहली बार चुप हो जाता है। दोनों की शक्ति मिलती है लेकिन विस्फोट नहीं होता, वह जड़ों की तरह फैलती है। 10 पूंछ की विनाशकारी तरंगे लकड़ी के विशाल वनों में समा जाती हैं। सैनिक लड़ते हुए रोते हैं क्योंकि यह युद्ध उन्हें मार नहीं रहा, उन्हें बचा रहा है। अंत में जब कागुया की छाया उभरती है और देवताओं का डर फिर लौटता है, नारुतो आगे बढ़ता है। उसके पीछे कोई सेना नहीं, केवल उगता हुआ जीवन है। अंतिम टकराव में वह मारता नहीं, वह बांधता है। कागुया की शक्ति को वह उसी तरह जकड़ता है जैसे उसने अपने भीतर की नफरत को जकड़ा था। युद्ध समाप्त होता है। दुनिया खंडहर नहीं बल्कि नए जंगलों से ढकी होती है, और इतिहास पहली बार लिखता है कि यह युद्ध जीता नहीं गया, यह उगाया गया। और उसी दिन दुनिया समझती है कि पहला होकागे शांति का सपना था, लेकिन उसे साकार करने वाला वो लड़का था जिसने नफरत में नहीं बल्कि जड़ों में विश्वास किया। युद्ध के बाद की सुबह किसी जीत के शोर से नहीं बल्कि पक्षियों की आवाज से शुरू होती है। पूरी दुनिया में जहां जहां कभी युद्धभूमि थी वहां अब जंगल उग चुके थे। पेड़ केवल लकड़ी नहीं थे बल्कि यादें थे। हर शाखा किसी बलिदान की कहानी कहती थी। नारुतो उन वनों के बीच खड़ा होता है और पहली बार उसे महसूस होता है कि उसके भीतर कोई खालीपन नहीं बचा। क्यूबी शांत है, जैसे वह भी समझ गया हो कि यह शरीर अब उसका कारागार नहीं बल्कि उसका घर है। पांचों कागे एक साथ बैठते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि यह लड़का केवल होकागे बनने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए पैदा हुआ था। लेकिन नारुतो पद नहीं चुनता, वह जिम्मेदारी चुनता है। वह कहता है कि जब तक गांव दीवारों से सुरक्षित रहेंगे तब तक दिल अलग रहेंगे। इसलिए वह एक नया युग शुरू करता है जहां निंजा केवल हथियार नहीं बल्कि संरक्षक होते हैं। पुराने दुश्मन एक ही छाया में बैठते हैं क्योंकि जंगल किसी का भेद नहीं करता। सासुके लौटता है और पहली बार उसे लगता है कि बदले की आग में जलने के बजाय किसी के साथ खड़ा होना ज्यादा भारी है। सुनादे नारुतो को देखकर समझ जाती है कि उसका दादा कभी सच में मरा नहीं था, वो बस सही समय का इंतजार कर रहा था। नारुतो हर रात अब सपनों के जंगल में नहीं जाता क्योंकि वह जंगल अब बाहर मौजूद है, लेकिन कभी कभी हवा में उसे वही पुरानी आवाज सुनाई देती है, जड़ें गहरी रखना, और वह मुस्कुरा देता है। वर्षों बाद जब दुनिया के बच्चे किताबों में चौथे महान निंजा युद्ध के बारे में पढ़ते हैं तो वहां किसी एक योद्धा की नहीं बल्कि एक सोच की कहानी लिखी होती है। वो सोच जो कहती है कि ताकत नफरत से तेज हो सकती है लेकिन शांति से गहरी नहीं। और उसी अध्याय के अंत में लिखा होता है कि अगर पहले होकागे ने दुनिया को सपना दिया था तो उस सपने को साकार करने वाला वो लड़का था जिसे कभी सबसे कमजोर समझा गया था। वह लड़का जो चीखकर नहीं बल्कि चुपचाप बढ़ा, जिसने विनाश नहीं बल्कि जीवन को हथियार बनाया। और उसी दिन इतिहास ने एक नया नाम नहीं बल्कि एक नया अर्थ सीखा, नारुतो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और शांति की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि वह साधारण दिखने लगे। नारुतो अब दुनिया का केंद्र नहीं बल्कि उसकी धड़कन बन चुका होता है। वह हर दिन किसी युद्ध परिषद में नहीं बल्कि खेतों, स्कूलों और प्रशिक्षण मैदानों में दिखाई देता है जहां बच्चे लकड़ी की तलवारों से खेलते हैं और उन्हें सिखाया जाता है कि ताकत पहले खुद को संभालने से शुरू होती है। गांवों के बीच की सीमाएं अब दीवारों से नहीं बल्कि समझौतों से तय होती हैं। पुराने युद्ध क्षेत्र तीर्थ बन जाते हैं जहां लोग पेड़ों के नीचे बैठकर उन नामों को याद करते हैं जो अब इतिहास का हिस्सा हैं। नारुतो को होकागे का पद कई बार दिया जाता है लेकिन वह हर बार मुस्कुराकर कहता है कि जब हर नेता जिम्मेदार हो जाए तो एक कुर्सी का क्या मतलब। उसकी शक्ति अब भी वैसी ही है लेकिन वह उसे शायद ही कभी दिखाता है क्योंकि दुनिया अब डर से नहीं बल्कि भरोसे से चलती है। क्यूबी उसके भीतर पूरी तरह बदल चुका है। वह अब शक्ति नहीं बल्कि चेतना है।
कभी कभी दोनों साथ बैठकर चुपचाप सूरज डूबते देखते हैं, और उस खामोशी में नारुतो को महसूस होता है कि यही वो शांति है जिसके लिए इतनी जड़ें गहरी की गई थीं। सालों बाद जब एक नया संकट जन्म लेता है तो लोग हथियार नहीं उठाते बल्कि नारुतो के सिखाए हुए सिद्धांतों को याद करते हैं। वे लड़ते नहीं, वे संभालते हैं, और संकट बिना युद्ध के ही मिट जाता है। आखिरी दृश्य में नारुतो एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है। नीचे फैली हुई दुनिया किसी एक गांव की नहीं बल्कि एक साझा घर की तरह दिखती है। हवा चलती है, पेड़ झूमते हैं और उसे लगता है जैसे कहीं बहुत दूर कोई पुरानी हंसी गूंज रही हो। वो आंखें बंद करता है और मन ही मन कहता है कि सपना अब किसी एक इंसान का नहीं रहा, वह सबका बन चुका है। और उसी पल कहानी खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से वो दुनिया शुरू होती है जहां निंजा का मतलब लड़ाकू नहीं बल्कि संरक्षक होता है। शांति के कई वर्षों बाद दुनिया को एहसास होता है कि असली खतरा बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि धीरे धीरे लौटती हुई पुरानी सोच होती है। कुछ नए निंजा जो युद्ध नहीं देख पाए थे वे ताकत को फिर से वर्चस्व समझने लगते हैं। वे पूछते हैं कि अगर नारुतो जैसा कोई न हो तो दुनिया कैसे टिकेगी, और यही सवाल एक नई परीक्षा बनकर उभरता है। नारुतो इसे रोकने के लिए भाषण नहीं देता बल्कि एक अंतिम शिक्षा देता है। वो दुनिया भर के बच्चों और युवाओं को एक साथ बुलाता है, किसी मैदान या सभा भवन में नहीं बल्कि उस पहले जंगल में जहां मोकुटोन से उगे पेड़ अब विशाल वनों में बदल चुके थे। वह उन्हें लड़ना नहीं सिखाता, वह उन्हें गिरना सिखाता है, उठना सिखाता है, और सबसे जरूरी बात यह कि एक दूसरे पर निर्भर रहना सिखाता है। वह बताता है कि अगर कोई व्यवस्था केवल एक व्यक्ति पर टिकी हो तो वह शांति नहीं बल्कि इंतजार होती है। और उसी दिन से निंजा प्रशिक्षण बदल जाता है। अब हर शिनोबी को पहले चिकित्सा, पुनर्निर्माण और नियंत्रण सिखाया जाता है। विनाश आखिरी विकल्प बन जाता है। नारुतो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। वह दुनिया से गायब नहीं होता लेकिन उसकी मौजूदगी हवा जैसी हो जाती है, महसूस होती है, दिखती नहीं। लोग कहते हैं कि कभी कभी किसी गांव पर संकट आने से पहले पेड़ अपने आप मजबूत हो जाते हैं, नदियां रास्ता बदल लेती हैं, और लोग समझ जाते हैं कि वो अभी भी देख रहा है। आखिरी दृश्य में एक छोटा बच्चा किसी पेड़ के नीचे बैठा रो रहा होता है क्योंकि दुनिया उसे समझ नहीं पाती। तभी हवा चलती है, पत्तियां हिलती हैं और बच्चे को अजीब सी शांति महसूस होती है। वह उठता है, आंसू पोंछता है और आगे बढ़ जाता है। और यही कहानी यह संकेत देकर खत्म होती है कि हाशिरामा की तरह नारुतो भी केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक विरासत बन चुका है। ऐसी विरासत जो नाम से नहीं बल्कि उस एहसास से जिंदा रहती है कि जब भी दुनिया डगमगाएगी कहीं न कहीं कोई जड़ उसे थाम लेगी। समय के साथ नारुतो का नाम किताबों से भी हल्का होने लगता है। लोग उसे कहानी की तरह नहीं बल्कि सिद्धांत की तरह याद रखने लगते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस हर कोई करता है। नई पीढ़ी के निंजा अब अलग तरह से सोचते हैं। वे पूछते हैं कि जीत कैसी दिखती है, और जवाब मिलता है कि जीत वह होती है जहां किसी माँ को रोना न पड़े, जहां किसी बच्चे को हथियार पकड़ने से पहले नाम लिखना सीखना मिले। इन्हीं वर्षों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रेगिस्तान में अचानक नखलिस्तान उगाते हैं, युद्ध से उजड़े शहरों में पेड़ बिना किसी बीज के पनपने लगते हैं। विद्वान इसे प्राकृतिक संतुलन कहते हैं लेकिन पुराने लोग मुस्कुराकर कहते हैं कि जड़ें अब भी काम कर रही हैं। नारुतो अब दिखाई नहीं देता लेकिन कभी कभी कोई यात्री बताता है कि उसने एक सुनहरे बालों वाले व्यक्ति को देखा था जो चुपचाप टूटी हुई पुलिया को लकड़ी से जोड़ रहा था या किसी बीमार गांव में पानी के रास्ते खोल रहा था। कोई उसकी पहचान पूछता तो वह हंसकर कहता कि वह बस एक माली है। क्यूबी की चेतना अब पूरी तरह प्रकृति में घुल चुकी होती है, जैसे उसकी आग अब जीवन की गर्मी बन गई हो। एक दिन विश्व परिषद का अंतिम रिकॉर्ड लिखा जाता है जिसमें कहा जाता है कि महान निंजा युग आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुका है क्योंकि अब दुनिया को निंजा की नहीं बल्कि संरक्षकों की जरूरत है। और उसी दस्तावेज के अंत में एक पंक्ति जोड़ी जाती है कि यह परिवर्तन किसी कानून या युद्ध से नहीं बल्कि एक व्यक्ति के धैर्य से आया। अंतिम दृश्य में एक विशाल जंगल दिखाया जाता है जहां कभी कोनोहा की सीमाएं थीं। हवा में पत्तियां सरसराती हैं, सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती है और कहीं दूर से एक परिचित हंसी गूंजती है। कहानी यही नहीं रुकती बल्कि चुपचाप ये कहकर समाप्त होती है कि जब तक जीवन बढ़ता रहेगा तब तक वह विरासत जिंदा रहेगी, क्योंकि कुछ लोग इतिहास नहीं बदलते, वे उसकी दिशा ही बदल देते हैं। कई दशक बीत जाते हैं और दुनिया इतनी शांत हो जाती है कि लोगों को ये याद दिलाना पड़ता है कि कभी शांति के लिए युद्ध लड़े गए थे। नई पीढ़ी के लिए निंजा केवल कहानियों के पात्र होते हैं, लेकिन इसी शांति के भीतर एक सूक्ष्म असंतुलन जन्म लेता है। कुछ स्थानों पर प्रकृति अचानक मुरझाने लगती है, पेड़ सूखते नहीं बल्कि जैसे थक जाते हों, नदियां बहती रहती हैं लेकिन उनकी आवाज में वह लय नहीं रहती। विद्वान इसे समय का प्रभाव कहते हैं लेकिन कुछ बुजुर्ग समझ जाते हैं कि दुनिया फिर से किसी भार को अकेले उठाने की कोशिश कर रही है। उसी रात अलग अलग देशों में लोगों को एक ही सपना आता है, एक अंतहीन जंगल, गहरी जड़ें और एक शांत आकृति जो बिना बोले केवल आगे बढ़ने का इशारा करती है। कोई उसका नाम नहीं जानता लेकिन जागने के बाद उनके भीतर एक अजीब सी दृढ़ता जन्म लेती है। वे लड़ने नहीं बल्कि जोड़ने लगते हैं। टूटे रिश्ते सुधरते हैं, सीमाओं पर विवाद खत्म होते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ धीरे धीरे संतुलन वापस ला रहा हो। कहीं दूर एक पहाड़ी पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा होता है,
उसके बाल अब सुनहरे नहीं रहे लेकिन उसकी आंखों में वही स्थिरता है। वह दुनिया को देखता है और हल्की सांस लेकर जमीन पर हाथ रख देता है। जमीन जवाब देती है, बहुत जोर से नहीं बल्कि पर्याप्त, जैसे ये याद दिला रही हो कि वह अब भी यहाँ है। वो व्यक्ति मुस्कुराता है और उठकर आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी भूमिका अब सामने खड़े होने की नहीं बल्कि पीछे से थामे रखने की है। और कहानी यह संकेत देती है कि कुछ रक्षक कभी मंच पर नहीं आते, वे परछाई बनकर दुनिया को गिरने से बचाते हैं और वही परछाइयाँ सबसे मजबूत होती हैं। आखिरी वर्षों में दुनिया इतनी स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाती है कि लोग भूल जाते हैं कि संतुलन भी कभी किसी ने थामा था। शहर अपने आप सांस लेते हुए लगते हैं, गांवों की सीमाएं नक्शों में रह जाती हैं और लोगों की पहचान उनके देश से ज्यादा उनके काम से होती है। बच्चे इतिहास में जब नारुतो का नाम पढ़ते हैं तो उसे किसी देवता की तरह नहीं बल्कि एक साधारण इंसान की तरह समझते हैं जिसने असाधारण धैर्य चुना था। वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि असली विरासत कोई तकनीक या शक्ति नहीं बल्कि वह आदत है जो उन्हें संकट में भी शांत रखती है। कहीं दूर एक सुबह वह वृद्ध व्यक्ति आखिरी बार एक पुराने पेड़ के नीचे बैठता है, वही पेड़ जो कभी उसके भीतर उगे जंगल का प्रतिबिंब था। हवा चलती है, पत्तियां गिरती हैं और जमीन उन्हें धीरे से समेट लेती है। वो व्यक्ति आंखें बंद करता है और इस बार कोई सपना नहीं आता क्योंकि सपना अब दुनिया बन चुका होता है। न कोई चमकदार विदाई होती है, न कोई घोषणा, बस उस दिन के बाद दुनिया में एक अजीब सी स्थिरता और गहरी हो जाती है, जैसे कोई अंतिम भार भी सही जगह रख दिया गया हो। वर्षों बाद लोग कहते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें दिखाई नहीं देती लेकिन जब आंधी आती है तो वही पूरे जंगल को थामे रखते हैं। और कहानी यही नहीं बल्कि उसी समझ के साथ समाप्त होती है कि जब तक इंसान जीवन को दबाने के बजाय उसे बढ़ने देगा, तब तक हाशिरामा का सपना और नारुतो की विरासत दोनों एक साथ सांस लेते रहेंगे। बहुत समय बीत चुका था, इतना कि दुनिया अब युद्ध शब्द को इतिहास की गलती समझने लगी थी। लेकिन कुछ चीजें समय से नहीं मिटती। उस दिन आसमान असामान्य रूप से शांत था, हवा में न कोई डर था न उत्सव, बस एक भारी सी कोमलता थी, जैसे प्रकृति खुद किसी विदाई के लिए रुकी हो। एक दूरदराज पहाड़ी के नीचे एक विशाल और प्राचीन पेड़ खड़ा था, वही पेड़ जिसकी जड़ें पूरे क्षेत्र में फैली हुई थीं। उसी पेड़ के नीचे वह वृद्ध बैठा था, अब उसकी पीठ झुकी हुई थी, सांसें धीमी थी लेकिन आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वह दुनिया को नहीं देख रहा था बल्कि उसे महसूस कर रहा था। उसे हर हंसी, हर रोते बच्चे, हर शांत रात की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी पहली बार वर्षों बाद उसे सपने जैसा कुछ दिखा। उसके सामने वही अंतहीन जंगल था और उस जंगल के बीच खड़ा था एक परिचित चेहरा, वही मुस्कान, वही शांति, सेंजू हाशिरामा। लेकिन इस बार गुरु नहीं बल्कि बराबरी से खड़े थे। हाशिरामा ने कुछ नहीं कहा, बस पेड़ की जड़ की ओर इशारा किया। नारुतो समझ गया, उसने पूरी जिंदगी जड़ें गहरी की थी ताकि दुनिया अपने आप खड़ी रह सके, अब उसे थामने की जरूरत नहीं थी। नारुतो ने आंखें खोली, अपना हाथ जमीन पर रखा और आखिरी बार अपना चक्र नहीं बल्कि अपनी इच्छा उसमें छोड़ी। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई रोशनी नहीं फूटी, बस जमीन ने उसे स्वीकार कर लिया। उसी क्षण दूर दूर तक फैले पेड़ों की पत्तियां एक साथ हिलीं, जैसे पूरा संसार सिर झुका रहा हो। उस दिन किसी को पता नहीं चला कि क्या खोया है, लेकिन सबने महसूस किया कि कुछ हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया है। समय बीतता गया, लोग आते जाते रहे, लेकिन वह पेड़ कभी नहीं मरा। उसकी छाया में बैठने वाले लोग अजीब सी शांति महसूस करते, रोते हुए बच्चे चुप हो जाते और थके हुए इंसान को बिना वजह आगे बढ़ने की ताकत मिल जाती। कोई नहीं जानता था क्यों, लेकिन बुजुर्ग कहते थे कि कुछ लोग मरते नहीं, वे दुनिया की नींव बन जाते हैं। और कहानी का अंतिम सच यही था कि नारुतो कभी अकेला नायक नहीं था, वह जड़ था जिसने पूरी दुनिया को गिरने से बचाया, बिना नाम, बिना महिमा, बिना शो। और जब तक कहीं कोई बच्चा अकेलेपन में भी उम्मीद चुनता रहेगा, तब तक उस जड़ में जीवन बहता रहेगा। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस दुनिया का हिस्सा बन जाती हैं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर नारुतो की यह यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया होगा। ऐसी ही गहरी, भावनात्मक और कल्पनाओं से भरी कहानियों के लिए नारुतो हिंदी वर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंचे, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक विश्वास रखना, क्योंकि जड़ें जितनी गहरी होती हैं, इंसान उतना ही मजबूती से आगे बढ़ता है।